हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। Digimentor Education is India's best platform to prepare for GATE, NTA, UGC, NET and PGT Computer Science। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.digimentor.com पर विजिट करें। So here this is the flow chart of memory reference instructions. So I told you that we have three kind of instructions. तो तीन तरह की instructions आपके पास थी. The first kind of instruction is your memory reference instruction. So we had a discussion regarding memory reference instructions in the last time. The next instruction is your register reference instruction and the third one is your IO reference instructions. ठीक है, तो हम लोग memory reference instruction के बारे में we already had a discussion regarding this. memory reference instructions के बारे में हम already discussions कर चुके हैं and we still have to discuss about these register reference instructions as well as these IO reference instructions. ठीक है, तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में we are going to discuss about these register reference as well as these IO reference. So obviously they are not going to take lot of time. जितना टाइम हमें मेमोरी रेफरेंस में लगा था उससे कम टाइम ही यहाँ पर लगेगा. वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन देम बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो बिफोर वी स्टार्ट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वट एवर थिंग्स वी हैव कवर्ड इन मेमोरी रेफरेंस, तो सबसे पहले उसका एक रिवीजन कर लेते हैं बिकॉज द रिवीजन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो आई टोल्ड यू कि हमारे पास जो टाइमिंग क्लॉक्स है, सो वी कैन हैव लाइक टाइम क्लॉक 0, टाइम क्लॉक 1, टाइम क्लॉक 2, टाइम क्लॉक 3, टाइम क्लॉक 4 एंड सो ऑन. ठीक है, सो इन टाइम क्लॉक 1 एंड टाइम क्लॉक 2 वी कैन फेच एन इंस्ट्रक्शन. यहाँ पर हमारा फेच फेज होता है. सो वी फेच एन इंस्ट्रक्शन इन T0 एंड T1 एंड इन T2 वी ट्राई टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन and based on whether it is a direct instruction or whether it is an indirect instruction, तो हम लोग टाइम क्लॉक 3 और 4 के अंदर we calculate the effective address. अगर वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है या फिर इनडायरेक्ट है, दोनों को हम लोग टाइम क्लॉक 4 के बाद भी हमें एग्जैक्टली एड्रेस पता चलेगा, राइट. बट जो अगर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है तो उस केस में टाइम क्लॉक 3 जो है वो हमारी स्टॉल होगी. इफ़ इट इज़ अ direct instruction then time clock 3 will be a stall. If it is a indirect instruction then obviously we are going to utilize the time clock 3 as well as time clock 4. After this, in time clock 5 as well as in time clock 6, some of the instructions can only be executed in time clock 5, some of the instruction can be executed in time clock 6. तो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो टाइम क्लॉक 5 के अंदर एग्जीक्यूट की जा सकती है, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन हैं जो कि टाइम क्लॉक 6 के अंदर एग्जीक्यूट की जा सकती है. ओके, तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट. ठीक है, तो आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल, हम इसको ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डन इट प्रॉपरली. तो दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स हियर. जैसे सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है, अगर आपके पास, लेट अस अज्यूम दिस इज रिप्रेजेंटिंग द एडिशन इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो ये आपकी एडिशन इंस्ट्रक्शन है. सो एंड यू कैन, सो दिस इज एंड इंस्ट्रक्शन, दिस इज एंड दिस इज़ योर एडिशन. तो एक एंड इंस्ट्रक्शन है, एक आपकी एडिशन इंस्ट्रक्शन है. सो दिस एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी, इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 6 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट. जो आपकी एंड इंस्ट्रक्शन थी, दिस इज जस्ट फॉर रिविजन पर्पज गाइज बिकॉज आई ऑलरेडी कवर्ड इट. तो आपकी जो एंड इंस्ट्रक्शंस थी, इट विल टेक 6 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट. देन वी हैव दिस एडिशन इंस्ट्रक्शन एंड दिस एडिशन इंस्ट्रक्शन विल ऑल्सो टेक प्रॉपर 6 क्लॉक साइकिल्स to execute, right, because these are the operations that we are going to perform in your addition instruction. Then we have LDA. LDA means load in accumulator. तो जो load in accumulator है, this instruction will also take 6 clock cycles to execute, right. And then we have STA. STA means store in the accumulator. So this instruction will take 5 clock cycles to execute, right. After this we have this branch unconditional instruction. So this branch unconditional instruction will take 5 clock cycles to execute. So this will be done in T4. And then BSA. So this is not a branch unconditional. Basically this is branch instruction, but we are going to provide an address here. I mean, so here in this case it will take 6 clock cycles. And then we have ISZ. So this ISZ will take 7 clock cycles to execute. BSA is branch and save return address. Absolutely right. BSA is branch and save return. And what is ISZ?
इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो इंक्रीमेंट एंड जो ISZ है दैट इज इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0. तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट्स. तो दो चीज़ें यहाँ पर है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. ओके, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज इंटरप्ट्स. तो यहाँ से जो हमारा टॉपिक है आज का, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स. सो अगेन वी विल गो बैक टू आवर डायग्राम समझने के लिए कि हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे जो एक ही चीज़ है जो हम लोग बार बार करते हैं, लुक एट दिस डायग्राम अगेन एंड अगेन, ताकि डायग्राम जो है बिल्कुल याद हो जाए या फिर रट जाए. तो देखो यहाँ पर ना आपके पास दो तरह की डिवाइसेस हैं. ठीक है, एक ये आपके पास है इनपुट रजिस्टर और ये आपके पास है आउटपुट रजिस्टर. ठीक है, तो अब तक हम वैसे कौन कौन से रजिस्टर देख चुके हैं, जस्ट फॉर रिविजन पर्पस. सो वी हैव सीन दिस मेमोरी यूनिट, वी हैव सीन दिस एड्रेस रजिस्टर. एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, एड्रेस को होल्ड करेगा, सो मोस्टली द मेमोरी एड्रेस. देन वी हैव सीन द प्रोग्राम काउंटर, देन वी हैव सीन द डेटा रजिस्टर, वी हैव सीन द एक्यूमुलेटर, वी हैव सीन the instruction register and we have seen the temporary register. So obviously जितने भी examples हमने लिए हैं, we have hardly used temporary register, hardly like in 1 or 2 instructions we have used a temporary register, like we have ISZ. तो otherwise we have rarely used this temporary register at all. अब यहाँ पर जितने भी आपकी डिवाइसेस हैं उसमें जितने भी आपके रजिस्टर्स हैं उसमें दो यूनिक रजिस्टर्स हैं यहाँ पर, विच इज़ इनपुट रजिस्टर एंड दिस इज़ योर आउटपुट रजिस्टर. अब देखो इनपुट रजिस्टर का काम क्या है. सो वेन एवर यूज़र ट्राई टू गिव सम काइंड ऑफ इनपुट, वी आर गोइंग टू स्टोर दैट इनपुट इन द इनपुट रजिस्टर. जैसे दिस इज़ माई कीबोर्ड, राइट, ये मेरा कीबोर्ड है, राइट. सो इफ़ आई टाइप समथिंग, इफ़ आई राइट मे बी ABCD समथिंग, इफ़ आई प्रेस स्पेस और समथिंग, तो ये क्या है, आई एम गिविंग एन इनपुट. आई एम यूजिंग माई माइक, माई माउस टू गिव एन इनपुट. सो आई कैन यूज़ डिफरेंट डिवाइसेज हियर टू गिव सम काइंड ऑफ इनपुट. सो इसके अलावा भी वी हैव वेरियस अदर डिवाइसेस जिससे हम अपने सिस्टम को इनपुट दे सकते हैं. सो वेन एवर वी गिव सम इनपुट, दैट इनपुट विल बी स्टोर्ड इन द इनपुट रजिस्टर. जैसे इन माई कीबोर्ड इफ़ आई प्रेस अ बटन H, सो इफ़ आई प्रेस अ बटन H, दैट की जो उसका जो डेटा है दैट विल बी स्टोर्ड इन द इनपुट रजिस्टर. इन द वे समटाइम्स वी ऑल्सो वॉन्ट टू गिव सम आउटपुट. अब जो आउटपुट है वो काफ़ी फॉर्म में हो सकता है. मे बी यू वॉन्ट टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, मे बी यू वॉन्ट टू प्रिंट द आउटपुट ऑन अ प्रिंटर और समथिंग. तो आपके पास ये आउटपुट रजिस्टर जो है वो आउटपुट को कैरी करेगा. तो अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो मतलब क्या है. इनपुट रजिस्टर जो है, इफ़ यू लुक एट दिस इनपुट रजिस्टर, तो जो भी इनपुट होगा दैट इनपुट विल डायरेक्टली गो टू ALU. इनपुट जो है वो हमेशा ALU के पास जाएगा. ओके, सो वी आर नॉट स्टोरिंग दिस इनपुट इन द मेमोरी डायरेक्टली, वी आर नॉट स्टोरिंग दिस इनपुट इन द एड्रेस रजिस्टर और डेटा रजिस्टर. जो भी इनपुट होगा हम उसको डेटा रजिस्टर के अंदर स्टोर नहीं कर रहे हैं, जो भी इनपुट होगा हम उसको मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कर रहे हैं. वट एवर इनपुट वी गिव, ऑल ऑफ दोज इनपुट्स विल बी स्टोर्ड इन द ALU. वो जितने भी इनपुट है वो सभी इनपुट्स आपके ALU के अंदर यहाँ पर स्टोर होंगे. ओके, एंड देन वट एवर आउटपुट वी गेट, अब ये जो आउटपुट है, सो दिस आउटपुट इज़ कनेक्टेड विद दिस बस. ये जो आपकी बस जा रही है, सो योर आउटपुट इज़ कनेक्टेड विद दिस बस, right? So obviously you are not directly getting the output from the CPU. आउटपुट जो है आप CPU से नहीं ले रहे हैं, you are only giving this input to the CPU. Now output you can transfer output from other devices. जैसे other registers हैं, maybe you want to transfer the output from a data register in the output device, maybe you want to transfer the output from a temporary register in the output device. So basically you can use various different registers or memory unit to transfer the output. तो जो output है, output is not directly communicating with the ALU, only input is communicating with the ALU. सिर्फ ये जो input है वो आप ALU से communicate कर रहे हैं. अब यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा important है कि ALU कब input को सुनेगा, मतलब when the ALU will listen to the input. जैसे ऐसा हो सकता है, जैसे यू आर फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग योर कंप्यूटर, राइट. सो व्हेन अ ह्यूमन बीइंग एंटर्स समथिंग ऑन द कीबोर्ड, सो कंप्यूटर को नहीं पता कब एंटर करने वाला है, राइट. सो कंप्यूटर हैज़ टू चेक इट कॉन्टिन्यूसली कि कब ह्यूमन ने या फिर कब हम लोगों ने इनपुट को एंटर किया है. ठीक है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन. ठीक है,
सो बेसिकली जो हम लोग इनपुट एंटर करते हैं, सो वट एवर इनपुट द यूज़र एंटर्स, तो योर ALU शुड परफॉर्म सम काइंड ऑफ वर्क टू आइडेंटिफाई कि इस समय पर यूज़र ने इनपुट को एंटर कर दिया है, नाउ आई कैन टेक द इनपुट, नाउ आई कैन वर्क ऑन द इनपुट। तो उसको चेक करने के लिए जनरली वी यूज़ 3 काइंड्स ऑफ मैकेनिज़म्स। सो सबसे पहला मैकेनिज्म है वेयर यू कैन यूज़ अ प्रोग्राम, मे बी यू कैन यूज़ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस, मे बी यू कैन यूज़ अ माइक्रो प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड कि हम इनपुट रजिस्टर को चेक करें, एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन ALU विल नो कि हाँ भाई इनपुट एंटर हो चुका है। द सेकेंड मैकेनिज्म इज़ बाय यूजिंग इंटरप्ट्स, हम इंटरप्ट्स को चेक करेंगे। एंड थर्ड मैकेनिज्म इज़ बाय यूजिंग DMA। ठीक है, सो DMA मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो DMA का मतलब क्या है? DMA का मतलब ये है कि जो भी इनपुट हम एंटर करेंगे हम उस इनपुट को डायरेक्टली मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बट अगेन दिस DMA जो है इट इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू इम्प्लीमेंट द DMA. Why it is complicated? Because it needs more number of registers, or you can say more number of devices here. So here in our system we are not implementing DMA at all. हम लोग यहाँ पर 2 तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. How can we input this program? How can we write a program to input whatever user have entered as input, and how can we perform an interrupt? Secondly, जो DMA है, I'm also going to teach you the DMA maybe after end of this topic. एक दूसरा टॉपिक है, वहाँ पर भी हम लोग DMA यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे. प्लस वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट द इंटरप्ट्स, क्योंकि इंटरप्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. इंटरप्ट इटसेल्फ इज़ अ एंटायर टॉपिक जिसके लिए हमें 1 या 2 क्लासेस को स्पेंड करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंटरप्ट्स के बारे में बाद में भी डिस्कस करेंगे. सो राइट नाउ आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफ आइडिया, बेसिक आइडिया कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द कंडीशंस वेयर वी कैन जनरेट एन इंटरप्ट. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल. जैसे यूज़र कुछ कीबोर्ड के अंदर एंटर करता है, सो दैट जनरेट्स एन इंटरप्ट लाइक दिस. तो ये चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. ओके, तो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज़, अभी मैं थोड़ा सा इसको क्रिस्प तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज नॉट मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड. मेरे कहने का मतलब क्या है कि यूज़र जो है वो इनपुट को एंटर करेगा और इनपुट जो है वो इनपुट रजिस्टर के पास स्टोर होगा. अब ALU को बार बार इनपुट रजिस्टर को चेक करना पड़ेगा कि भाई इनपुट एंटर किया है या नहीं किया. अगर इनपुट एंटर किया है तो ALU विल टेक द इनपुट, अगर इनपुट एंटर नहीं किया तो ALU विल नॉट टेक द इनपुट. तो उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम का सहारा लेंगे. विल टेक हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम एज वेल एज विल ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ इंटरप्ट्स टू इम्प्लीमेंट दिस. The same thing must be written here. ठीक है, I think I skipped one topic here, register reference instruction. So I've skipped this topic. तो चलो ठीक है, I'll discuss about that topic after this. ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो you can see, so here you can see a terminal with a keyboard and a printer. सो इनपुट कॉन्फ़िगरेशन इज़ क्या है हमारे पास? इनपुट कॉन्फ़िगरेशन वट एवर कीबोर्ड, फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग अ कीबोर्ड, तो हमने कीबोर्ड से के अंदर कुछ की को प्रेस किया, दैट मीन्स वी आर गिविंग एन इनपुट, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज़ दिस ट्रांसमीटर इंटरफेस. ट्रांसमीटर इंटरफेस का मतलब है कि कीबोर्ड जैसे हमारे पास जो है कीबोर्ड इज़ कनेक्टेड विद आवर CPU विद द हेल्प ऑफ USB केबल. तो USB से कनेक्टेड है वट एवर इंटरफेस वी आर यूजिंग. सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस transmitter interface and then we will give this input in the input register. अब हम जो input register में input देंगे, that input will be given to the accumulator. वो जो input है हम उस input को input register से पास करेंगे accumulator के पास. because why accumulator? because ये जो input register है, this input register is connected with your ALU, and further whatever output you give from the ALU, that output will be transferred to accumulator, and further whatever data is present in the accumulator, you can use the system bus to transfer that data to the memory unit. तो आप system bus का यूज़ कर सकते हैं उस डेटा को memory unit के पास ट्रांसफ़र करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. सबसे पहला हमारे पास ये इनपुट रजिस्टर क्या है, what is this output register, what is this FGI, and what is this FGO. So basically when I say this FGI means
इट इज़ इनपुट फ्लैग, इट इज़ इनपुट फ्लैग, और जो इनपुट फ्लैग है इट इज़ ऑफ 1 बिट, ठीक है। एंड वी हैव दिस FGO, FGO मीन्स इट इज़ आउटपुट फ्लैग, FGO जो है वो आउटपुट फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। अगेन आउटपुट फ्लैग इज ऑल्सो ऑफ 1 बिट। एंड अपार्ट ऑफ दिस वी हैव ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज IEN, IEN मीन्स इंटरप्ट एनेबल विच इज़ ऑल्सो ऑफ 1 बिट। हमारे पास IEN है जो कि आपका 1 बिट का है। तो बेसिकली ये तीनों जो चीज़ें हैं दीज आर बेसिकली काइंड ऑफ अ फ्लैग। अब देखो इनका काम क्या है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज आई हैव टाइप्ड अ की ऑन माई कीबोर्ड, तो मैं अपने कीबोर्ड पे एक की को टाइप किया, सो दैट की द सिग्नल विल बी ट्रांसफर्ड टू इनपुट रजिस्टर, और इनपुट रजिस्टर के पास ये जो फ्लैग है विच इज़ FGI, अगर उसको कुछ इनपुट रिसीव हुआ है देन वी आर गोइंग टू सेट दिस फ्लैग एज 1, अगर इनपुट रिसीव नहीं हुआ देन वी आर गोइंग टू सेट दिस फ्लैग एज 0। तो बेसिकली हम लोग इस फ्लैग की वैल्यू को 1 करेंगे अगर कुछ इनपुट रिसीव हुआ है। So as soon as the input is received and this input is read by your ALU and transferred to the accumulator, then we are going to set this flag value as 0. तो बेसिकली इसको कहने का एक तरीका ये भी है कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है, that means input flag value is 0, it means whatever the input is given by the user, your ALU has already read that input. आपके ALU ने already उस input को read कर लिया है, so that is why the input flag value is 0. Okay. In the same way, we have output flag. So whenever your okay, so output flag का थोड़ा सा जो concept है थोड़ा सा अलग है, because here if I say that output flag value is 1, that means output नहीं है. If output flag value is 0, that means output है. So I'll discuss about that later on. उसको हम लोग बाद में discuss करेंगे. Okay. So first of all, let us read this theory part here. थोड़ा सा इस theory को पढ़ लेते हैं. So the terminal sends and receives serial information. मतलब जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कीबोर्ड पे टाइप करेंगे, सो दैट विल बी अ सीरियल इन्फॉर्मेशन। देखो इन्फॉर्मेशन दो तरह की हो सकती है, आइदर यू कैन ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन सीरियली और यू कैन ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन पैरेलली, ठीक है। सीरियली का मतलब क्या है कि अगर मैंने कीबोर्ड पे एक की को प्रेस किया, इट विल ट्रांसफर दैट 1 की, मैंने दूसरी की को प्रेस किया, इट विल ट्रांसफर द सेकेंड की, राइट। मतलब बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है वो सीरियल कर करके ही जाएगी, राइट। तो आप कुछ ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये आपका कीबोर्ड है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर कीबोर्ड एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर इनपुट, राइट, INPR, इनपुट रजिस्टर। ओके, सो दिस कीबोर्ड इज कनेक्टेड विद इनपुट रजिस्टर विद द इंटरफेस। तो जैसे ही मैंने कीबोर्ड के अंदर A को प्रेस किया, सो दिस A विल बी ट्रांसफर टू द इनपुट रजिस्टर। As soon as I will press B, so this B will be transferred to the input register. But ये जो कीज़ हैं हम इसको सीरियली ट्रांसफ़र करेंगे, हम इसको पैरेलली ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा इस वजह से बिकॉज ये जो आपका इनपुट रजिस्टर है, ठीक है, सो योर CPU और कैन से योर ALU विल रीड ऑल ऑफ दीज इनपुट्स एज सुन एज यू विल गेट इट। जैसे ही एक की प्रेस होगी, जैसे ही कोई इनपुट आएगा तो आपका जो ALU है वो उस इनपुट को आते ही ले लेगा। इट विल रीड द इनपुट एज सुन एज यू गेट द इनपुट, ठीक है। सो इट विल रीड द इनपुट की बाय की। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यू हैव रिटन एंटायर पैराग्राफ और उस पैराग्राफ को एक साथ रीड किया, ऐसा नहीं होगा। इट विल रीड द इनपुट की बाय की, ठीक है। सो व्हाट यू कैन सी हियर इज द सीरियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कीबोर्ड इज शिफ्टेड टू द इनपुट रजिस्टर। तो यहाँ पर हमने शिफ्टेड यूज़ किया है, तो शिफ्टेड मीन्स वी आर गोइंग टू यूज़ अ शिफ्ट रजिस्टर टू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन। हम लोग यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। सो डू यू गाइज रिमेंबर हाउ टू डिज़ाइन अ शिफ्ट रजिस्टर्स? आप सभी को पता है कि शिफ्ट रजिस्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। देखो शिफ्ट रजिस्टर का मतलब क्या, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव सम फ्लिप फ्लॉप्स, राइट। सो ये आपके कुछ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर फ्लिप फ्लॉप। सो द सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप इज D फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे सिंपलेस्ट फ्लिप फ्लॉप है वो आपका D फ्लिप फ्लॉप है, ओके, D फ्लिप फ्लॉप लाइक दिस। एंड देन ऑल ऑफ दीज फ्लिप फ्लॉप्स आर क्लॉक्ड बाय द सेम क्लॉक पल्स। हम सभी फ्लिप फ्लॉप को एक ही क्लॉक पल्स के साथ क्लॉक करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू combine them serially।
हम उसको सीरियली कंबाइन करेंगे। अब इसे होगा क्या? सो लेट अस अज्यूम कि इनिशियली यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो 0 है, द आउटपुट वैल्यूज़ आर 0। सो इफ़ आई गिव अ इनपुट एज 1, तो जैसे ही एक क्लॉक पल्स हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, दिस इनपुट 1 विल बी ट्रांसफर्ड हियर। जैसे ही सेकेंड क्लॉक पल्स आएगी, दिस इनपुट 1 विल बी ट्रांसफर्ड हियर, राइट। जैसे ही थर्ड क्लॉक पल्स आएंगी, दिस इनपुट 1 विल बी ट्रांसफर्ड हियर, राइट। तो जो डेटा है वो एक एक लोकेशन से यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम लोग, दिस इज़ कॉल्ड एज सीरियल इन एंड सीरियल आउट। यानी कि हम डेटा को सीरियली ही इनपुट कर रहे हैं और यहाँ पर डेटा को सीरियली ही आउटपुट कर रहे हैं। सो वी कैन डिज़ाइन दीज फ्लिप फ्लॉप्स फॉर सीरियल इन सीरियल आउट एज ए शिफ्ट रजिस्टर, करेक्ट। अब उसके बाद हमारे पास क्या था कि वी कैन combine them in various methods. I can make a serial in and parallel out shift register. I can make a parallel in and serial out shift register, and I can make a parallel in and parallel out shift register. अब parallel out कैसे कर सकते हैं? मतलब serial in parallel out हम इसको how can we perform the serial in parallel out? So basically serial in parallel out में हम डेटा को serially enter करेंगे, but we are going to tap these wires here. यहाँ पर इसको tap करेंगे and we can take all of this data parallelly. हम सभी डेटा को parallelly यहाँ से ले सकते हैं. सो बेसिकली व्हेन आई यूज़ अ शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या है कि जो भी इनपुट आपको यहाँ पर हम देंगे, सो फॉर एग्जांपल इफ आई गिव 1 बिट ऑफ इनपुट हर एक क्लॉक साइकिल पे, सो दैट 1 बिट ऑफ इनपुट विल शिफ्टेड टू द नेक्स्ट रजिस्टर जो डेटा है वो सीरियली वहाँ से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ओके। तो यहाँ पर जब हम कुछ डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द कीबोर्ड, तो हम लोग उस केस में शिफ्ट रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे ताकि उस इस इन्फॉर्मेशन को हम शिफ्ट कर सके CPU के पास। सो दैट इज़ वाई दे हैव रिटर्न कि यहाँ पर जो डेटा है, सो इट इज़ द सीरियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कीबोर्ड इज शिफ्टेड टू द इनपुट रजिस्टर. सो वट एवर की यू आर गोइंग टू प्रेस, यू आर गोइंग टू यूज द शिफ्ट रजिस्टर टू ट्रांसफर द की टू. So whatever information you are going to enter, so you are going to transfer the key, you are going to transfer that information to the input register, okay. उसी तरीके से for example the information that you are going to get in the output register, so वो जो information है वो आपका printer के पास transfer हो, I mean that you want to transfer to the printer, you want to store that in the output register, okay. And here you can see, you can read it here. The input and output registers communicate with the terminal serially. जो आपके input और output register है वो हम serially communicate करते हैं. So we communicate them serially, okay, and with the accumulator in parallel. ठीक है. Second, the flags are needed to synchronize the timing difference between I/O devices and कंप्यूटर. तो हम लोग यहाँ पर फ्लैग का यूज़ करेंगे ताकि हम जो है इनको सिंक्रोनाइज कर सकें. तो कौन कौन से फ्लैग है हमारे पास? वी हैव इनपुट रजिस्टर, वी हैव आउटपुट रजिस्टर. इनपुट रजिस्टर इज ऑल्सो 8 बिट, आउटपुट रजिस्टर इज ऑल्सो 8 बिट. योर इनपुट फ्लैग इज ऑफ 1 बिट, योर आउटपुट फ्लैग इज ऑफ 1 बिट, एंड यू हैव इनपुट एनेबल, इंटरप्ट एनेबल. सो ये नॉट इनपुट, दिस इज IN मीन्स इट इज़ इंटरप्ट एनेबल, इट इज़ इंटरप्ट एनेबल. तो आपका जो इंटरप्ट एनेबल है दैट इज़ ऑफ 1 बिट. तो इंटरप्ट एनेबल जो है वो भी आपका यहाँ पर 1 बिट का ही है, ओके. अब यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं, वी हैव 2 काइंड्स ऑफ मेथड्स जो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेथड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज़ प्रोग्राम कंट्रोल्ड. आपका जो मेथड है वो है प्रोग्राम कंट्रोल्ड, ओके. And the second method that we are going to discuss about here is your interrupt driven. तो हम 2 मेथड्स को यहाँ पर मेजरली डिस्कस करेंगे. पहला प्रोग्राम कंट्रोल्ड IO एंड सेकेंड वन इज इंटरप्ट ड्रिवन IO. प्रोग्राम कंट्रोल और इंटरप्ट ड्रिवन. तो बेसिकली प्रोग्राम कंट्रोल का काम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम कंट्रोल? बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे. वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम एंड व्हाट दैट प्रोग्राम इज गोइंग टू डू इज आफ्टर सम टाइम, आफ्टर एवरी clock pulse you can say, it will constantly check the input register. It will check कि क्या input register में कोई input आया है या नहीं आया. वो कैसे check करेगा? With the help of this input flag. If the value of input flag is 1, तो उसका मतलब है कि कुछ input आया है, then it will go and read the input. It will perform the specialized task. जैसे input को read किया, उसको accumulator में transfer किया, accumulator से main memory transfer किया and so on. लेकिन अगर कोई भी input नहीं आया, then
आई एम गोइंग टू लूप बैक। तो कॉन्स्टेंटली हम लोग यहाँ पर लूप बैक करेंगे। ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज़ योर प्रोग्राम कंट्रोल डेटा ट्रांसफ़र। तो प्रोग्राम कंट्रोल डेटा ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लेट मी एक्सप्लेन कि प्रोग्राम कंट्रोल डेटा ट्रांसफ़र का यहाँ पर मतलब क्या है। ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग FGI इज इक्वल टू 0। तो जो आपका फ्लैग है, दिस इनपुट फ्लैग, इसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। फर्स्ट, इट कैन हैव अ वैल्यू 0 और इट कैन हैव अ वैल्यू 1। ठीक है, सो आई कैन से दिस इज इनपुट फ्लैग FGI। करेक्ट। अगर इनपुट फ्लैग FGI की वैल्यू 0 है, यानी कि यूज़र ने कोई भी इनपुट अभी ट्रांसफ़र नहीं किया है, देयर इज़ नो इनपुट। और अगर इनपुट फ्लैग FGI की वैल्यू 1 है, यानी कि यूज़र ने कुछ इनपुट को ट्रांसफ़र सेंड किया है और वो जो इनपुट है वो इस समय पर कीबोर्ड के अंदर वो इनपुट रजिस्टर के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर FGI की वैल्यू 1 है, तो यानी कि उस समय पर अगर CPU ने उसको इनपुट को रीड नहीं किया और कुछ और इनपुट आ गया, तो हम उस इनपुट को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है, आई थिंक आई डो नॉट वांट टू कंफ्यूज यू। थोड़ा सा मैं बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जनरली क्या होता है कि जो आपका CPU होता है, और CPU और कैन से ALU इज़ वेरी वेरी फास्ट। आपका ALU जो है, इट कैन परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर यूनिट टाइम। तो रफली कई बार आप चेक किया होगा, सो मोस्टली योर ALU परफॉर्म्स इंस्ट्रक्शंस एट लाइक 10⁻6 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मोस्टली आपकी बुक में यही वैल्यूज़ मैंशनड होती है, राइट, 10⁻6 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो इवन इफ़ यू लुक एट एल्गोरिथम्स बुक, वहाँ पर भी इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे मेंशन कि आपकी जो ALU की फ्रीक्वेंसी है, इट रन्स एट 10⁻6 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, राइट। तो अब होना क्या है कि आपका जो ALU है, योर ALU कैन चेक दिस इनपुट फ्लैग 10⁻6 टाइम्स इन 1 सेकेंड। लेकिन यूज़र जो इनपुट एंटर करेगा, दैट विल बी वेरी वेरी स्लो। जनरली हमारी जो टाइपिंग स्पीड होती है, वी टाइप एट 80 वर्ड्स पर मिनट, राइट, पर मिनट। जो जनरली जो ट्रेंड टाइपर्स होते हैं, टाइपिस्ट हु टाइप ऑन द कीबोर्ड, सो मैक्सिमम स्पीड दे यूज इज़ लाइक 80 to 85 वर्ड्स पर मिनट। बट नॉर्मल जनरल यूज़र जैसे आप और मैं हैं, वी आर नॉट ट्रेंड टाइपिस्ट, तो हमारी जो स्पीड होती है, वी जनरली राइट एट लाइक 10 to 30 वर्ड्स पर मिनट, राइट। सो रफली यू कैन से कि अगर मैं 30 वर्ड्स भी एज्यूम करता हूँ, एंड आई कैन एज्यूम कि हमारे पास हर एक वर्ड की लेंथ 10 कैरेक्टर है, दैट मीन्स वी आर राइटिंग 300 कैरेक्टर्स पर मिनट। बट जो आपका ALU है, हाउ मेनी टाइम्स ALU कैन चेक इट? ALU कैन चेक इट अप्रॉक्सीमेटली 10⁻6 टाइम्स इन 1 सेकेंड। सो ऑब्वियसली ALU को जो चेक करने की स्पीड है बहुत फास्ट है। सो जनरली व्हाट वी डू इज़ कि कीबोर्ड पे आपने एक की को प्रेस किया, सो दैट की विल बी इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू योर इनपुट रजिस्टर, राइट, एंड बिफोर you can transfer another key, your ALU will automatically read it, because ALU की जो speed है read करने की वो बहुत ज़्यादा fast है. So before you can type another key, your ALU will read the value in the input register and it will transfer this value in the accumulator. ALU जो है उस value को accumulator के पास transfer कर देगा. Okay, so that is why what we do is कि जो भी information user type करता है, we send this information serially. कि as soon as user types it, we send the information, because ALU की जो speed है उसको read करने के लिए that is very very fast as compared to your speed of typing it. ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं. पहली कंडीशन है कि आपकी इनपुट फ्लैग की वैल्यू 0 है, और दूसरी कंडीशन है इनपुट फ्लैग की वैल्यू 1 है. तो अगर इनपुट फ्लैग की वैल्यू 0 है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? सो दिस इज़ योर प्रोग्राम कंट्रोल डेटा ट्रांसफ़र. दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम को लिखेंगे. तो प्रोग्राम क्या है यहाँ पर कि अगर इनपुट फ्लैग की वैल्यू 0 है देन गो टू द लूप. तो हम यहाँ पर लूप में ही चलते रहेंगे. तो कैसे करेंगे? हम इनपुट फ्लैग की वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू एक्यूमुलेटर एंड सो यू कैन सी FGI इज इक्वल टू 0. सो दिस इज़ फॉर इनपुट. ठीक है, उसी तरीके से अगर इनपुट फ्लैग की वैल्यू 1 है, इफ़ योर इनपुट फ्लैग इज़ वैल्यू 1, तो उस केस में जो भी नया डेटा आया है हम उस डेटा को इनपुट रजिस्टर के पास ट्रांसफ़र करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मेक FGI इज इक्वल टू 1. ठीक है, ओके, लेट मी एक्सप्लेन. आई थिंक आई हैव डन अ स्मॉल मिस्टेक हियर. मैंने शायद थोड़ा सा मिस्टेक किया. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. ओके, सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन. तो आपका जो इनपुट फ्लैग है,
सो अगर इनपुट फ्लैग के अंदर वैल्यू 0 है, यानी कि इस समय पर यहाँ पर कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है रजिस्टर के अंदर, तो जो डेटा है हमने उसको ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर इनपुट फ्लैग की वैल्यू 1 है, यानी कि जो डेटा है हमने उसको भी ट्रांसफ़र नहीं किया है। ओके, तो अगर एफ जी आई इक्वल टू 0 है देन वी कैन स्टार्ट द इनपुट। ठीक है, अगर यू कैन सी हम लोग एफ जी आई के अंदर 0 स्टोर करेंगे एंड हियर वी आर गोइंग टू चेक वेदर एफ जी आई इज़ 0 और नॉट। अगर एफ जी आई की वैल्यू 0 है तो यानी कि हम लोग लूप पे चलते रहेंगे, बार बार हम एफ जी आई की वैल्यू को चेक करेंगे। लेकिन अगर एफ जी आई की वैल्यू 0 नहीं है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एफ जी आई इज़ नॉट 0, तो उस केस में हम लोग इनपुट को एक्यूमुलेटर के पास ट्रांसफ़र करेंगे और वी आर गोइंग टू चेक, हम चेक करेंगे क्या और कैरेक्टर्स आए हैं या नहीं आए। अगर और कैरेक्टर्स आए हैं देन अगेन वी विल गो बैक टू दिस लूप। तो उस तरीके से हम दोबारा से इस लूप में आएंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि हम बार बार एफ जी आई की वैल्यू को चेक करते रहेंगे और जैसे ही एफ जी आई की वैल्यू 1 होगी उस केस में हम लूप से बाहर आएंगे और हमने नए कैरेक्टर्स को रीड किया, उसको एक्यूमुलेटर के पास ट्रांसफ़र किया और फिर हम चेक किया कि क्या और नए कैरेक्टर्स आए हैं या फिर नहीं आए। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, दिस इज अबाउट एफ जी आई। दूसरा है आपके पास एफ जी ओ। एफ जी ओ मीन्स आउटपुट फ्लैग। तो आउटपुट फ्लैग का मतलब क्या है कि अगर आउटपुट फ्लैग की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है इस समय पर हमने कोई भी जो आउटपुट है वो हमने आउटपुट रजिस्टर में नहीं रखा है। सो दैट मीन्स वी आर नॉट गिविंग एनी आउटपुट। लेकिन अगर आउटपुट फ्लैग की वैल्यू 0 है, यानी कि इस समय पर कोई आउटपुट है जो हम दे सकते हैं, राइट। सो इनिशियली हमने क्या किया, यहाँ पर एफ जी ओ की वैल्यू 1 रखी, राइट। फिर हमने यहाँ पर आउटपुट करना स्टार्ट किया, वी हैव स्टार्टेड द आउटपुट। ये क्या बता रहा है कि हमने इनपुट करना स्टार्ट किया, ये क्या बता रहा है कि हमने यहाँ पर आउटपुट करना स्टार्ट किया, राइट। वी हैव स्टार्टेड गिविंग द आउटपुट। आउटपुट देने का मतलब क्या है कि जो डेटा है हमने उसको एक्यूमुलेटर के पास ट्रांसफ़र किया। फिर हमने चेक किया क्या एफ जी ओ की वैल्यू 0 है या नहीं है, राइट। अगर एफ जी ओ की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि हम लोग अगर एफ जी ओ की वैल्यू 0 है, आई एम सो सॉरी, आई थिंक लेट मी रब इट। तो अगर एफ जी ओ की जो वैल्यू है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एफ जी ओ इज़ 0, इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ आउटपुट है। तो हम एक्यूमुलेटर से जो आउटपुट है वो आउटपुट रजिस्टर के पास ट्रांसफ़र करेंगे और एफ जी ओ की वैल्यू को 0 कर देंगे, ठीक है। और अगर एफ जी ओ की वैल्यू 1 है तो यानी कि हमने कुछ आउटपुट नहीं दिया है, ओके। आई थिंक आई हैव कन्फ्यूज्ड यू ऑल्सो एंड मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गया, मैं फिर से बता रहा हूँ। सो थोड़ा सा अगेन लेट मी रिपीट अगेन। तो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग एफ जी आई एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग एफ जी ओ। अगर एफ जी आई की करंट वैल्यू 0 है, दैट मीन्स वी हैव नॉट गिवन एनी इनपुट, तो हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है। अगर एफ जी ओ की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स वी हैव नॉट गिवन एनी आउटपुट, ठीक है। अब अगर मैं एफ जी आई की जो वैल्यू है उसको मैं 1 करूँगा एंड दिस इज़ एफ जी ओ, ठीक है। तो एफ जी आई की वैल्यू 1 है, यानी कि इस समय पर आउटपुट रजिस्टर इनपुट रजिस्टर हैज़ अ वैल्यू। इसका मतलब है कि जो इनपुट रजिस्टर है उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड है। इनपुट रजिस्टर हैज़ अ वैल्यू, ओके, एंड दिस मीन्स दैट योर आउटपुट रजिस्टर हैज़ अ वैल्यू। तो इसका मतलब है कि आउटपुट रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू यहाँ पर है। एफ जी ओ की वैल्यू 0 मतलब आउटपुट रजिस्टर के अंदर एक वैल्यू है। एफ जी आई के अंदर वैल्यू 1 का मतलब है इनपुट रजिस्टर के अंदर समय पर एक वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आपका एफ जी आई 0 है तो उस समय पर हम लूप करते रहेंगे, लेकिन अगर एफ जी आई की वैल्यू 1 है तो हम लोग उस समय पर वैल्यू को ट्रांसफ़र करेंगे और एफ जी ओ की वैल्यू, तो अगर एफ जी आई की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हम लूप करते रहेंगे। लेकिन अगर एफ जी आई की वैल्यू 1 है, अगर एफ जी आई की वैल्यू 1 है तो नए डेटा को हम इनपुट रजिस्टर में ट्रांसफ़र करेंगे और एफ जी आई की वैल्यू को 1 सेट कर देंगे, ठीक है, ओके। उसी तरीके से आउटपुट के केस में इनिशियली एफ जी ओ की वैल्यू 1 रहेगी। इफ़ एफ जी ओ इज इक्वल टू 0, यानी कि उसके अंदर इस समय पर कोई जो उसका मतलब लूप पर जाएंगे, ठीक है, और एक्यूमुलेटर की वैल्यू को आउटपुट रजिस्टर के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन अगर एफ जी ओ की वैल्यू 1 है
तो इसका मतलब है कि जो भी आउटपुट वहाँ पर प्रेजेंट है उसको हमने कंज्यूम कर लिया है. सो वी हैव कंज्यूम्ड द आउटपुट. और उसके बाद हम FGO की वैल्यू को 1 सेट कर देंगे. आई थिंक दिस इज़ वट वी आर गोइंग टू डू. तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दिस इट विल बी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. इससे समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा. आई होप इतना समझ आया. इज़ इट क्लियर सो फार? इतना क्लियर है सभी के साथ? तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम कंट्रोल का मतलब है कि हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे टू सजेस्ट कि हमें बार बार इनपुट रजिस्टर को चेक करना है. अगर कोई इनपुट आया है देन वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट, नहीं आया देन बड़ा थिंग्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. देखो, न्यू डेटा का मतलब है कि इनपुट यूज़र ने कुछ इनपुट एंटर किया है. तो FGI का मतलब है कि अगर यूज़र ने कुछ इनपुट को एंटर किया है तो FGI की वैल्यू 1 हो जाएगी और उसका मतलब है कि जो डेटा है वो रजिस्टर के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. और FGO की इनिशियल वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट FGO की वैल्यू 0 रहेगी. और अगर कुछ डेटा हमने दिया है तो उस केस में आउटपुट के लिए तो हम FGO की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी. सो हियर वी हैव इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन दिस. तो इसके बेसिस पे हमने कुछ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बनाई है. सो आई विल एक्सप्लेन दिस इंस्ट्रक्शन सम टाइम. तो कुछ टाइम के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करूँगा. ओके. एंड द सेकेंड मेथड हियर इज़ योर इंटरप्ट इनिशिएटेड. ठीक है. तो आपके पास दो मेथड्स हैं. पहला है आपके पास प्रोग्राम कंट्रोल्ड एंड सेकेंड वन इज़ योर इंटरप्ट इनिशिएटेड. तो बेसिकली इंटरप्ट इनिशिएटेड का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय इंटरप्ट इनिशिएटेड? इसका मतलब ये है कि हम जब भी कोई इनपुट हम देंगे, वी आर गोइंग टू जनरेट एन इनपुट इंटरप्ट एंड वी आर गोइंग टू गिव दिस इंटरप्ट टू द ALU एंड देन ALU विल रीड वट एवर डेटा इज प्रेजेंट. So you can see we open communication only when some data is passed. So that means we are going to send some kind of interrupt. ठीक है. Secondly, the IO interface instead of CPU monitors the IO device. इस केस में मतलब IO interface जो है वो IO device को monitor करेगा. जब हम program control की बात करते हैं, so in your program control your CPU is going to monitor by using the program. But अगर हम interrupt की बात करते हैं, इंटरप्ट इनिशिएटेड, उस केस में यू आर गोइंग टू हैव एन IO इंटरफेस. और जो आपका IO इंटरफेस है दिस इज़ गोइंग टू मॉनिटर द डिवाइस. जो भी आपकी आउटपुट डिवाइस है और जो इनपुट डिवाइस है उस केस में आपका जो IO इंटरफेस है वो डिवाइस को मॉनिटर करेगा. ओके. सो व्हेन द इंटरफेस फाउंड्स दैट द IO डिवाइस इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर इट जनरेट्स एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू द CPU. ठीक है. अगेन आई एम सेइंग, जैसे ही IO इंटरफेस आइडेंटिफाई करेगा कि हमारे पास कोई IO डिवाइस जो है वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है तो उस केस में वो CPU के लिए एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा. अंडरस्टूड? नाउ अपॉन डिटेक्टिंग एन इंटरप्ट द CPU स्टॉप्स मोमेंटरली द टास्क it is doing and branches to the service routine to process the data transfer and returns to the task it was परफॉर्मिंग. ठीक है. अब ये जो है दिस स्टेटमेंट इज़ काइंड ऑफ लिटिल मिसलीडिंग बिकॉज यहाँ पर दो चीज़ें समझनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या ज़रूरी है? देखो, लेट अस अज्यूम दैट यू हैव दिस द प्रोग्राम. यू हैव add R0, R1, you have instruction and R1, R2, you have ISZ, you have some instructions are present here, right? तो let us assume कि CPU currently इस instruction को execute कर रहा है. Currently your ALU is executing this instruction, right? Currently जो आपका ALU है वो इस instruction को execute कर रहा है. So if there is some interrupt is generated during execution of this instruction, then your ALU will first finish this instruction. पहले वो इस instruction को finish करेगा, then it will check कि whether कोई interrupt generate हुआ है या नहीं हुआ. If there is no interrupt is generated, then only CPU can take this instruction. लेकिन अगर interrupt generate हुआ है तो उस केस में CPU is going to go to the interrupt service routine or you can say ISR to service the interrupt. उस केस में जो ALU है it will go to the interrupt service routine to interrupt to check interrupt क्या है और उसको rectify कैसे करना है. This is what we are going to do. ठीक है. So here we need something called as IEN, which is interrupt enable flip flop. Interrupt enable flip flop का मतलब क्या है कि अगर हम इस flip flop की वैल्यू को 1 करेंगे, यानी कि इस समय पर जो interrupts है वो enable है, हम CPU ALU को interrupt सेंड कर सकते हैं.
लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि हम ALU को इंटरप्ट इस समय पर सेंड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सेंड द इंटरप्ट टू द ALU एज ऑफ नाउ. ठीक है. सो इट कैन बी सेट एंड क्लियर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन. व्हेन क्लियर्ड द कंप्यूटर विल कैन नॉट बी इंटरप्टेड. अगर इसको हमने क्लियर किया तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो है वो इंटरप्ट नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है हम कंप्यूटर को इंटरप्ट कर सकते हैं वाइल परफॉर्मिंग इट्स टास्क. ठीक है. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरप्ट साइकिल का मतलब क्या है एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस. तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू यूज़ अ स्पेशल रजिस्टर हियर. द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर इज R. तो मतलब इसका जो नाम है R है, इसका मतलब है इट इज़ अ इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप. R मीन्स इट इज़ अ इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप. तो कहने का मतलब क्या, देखो हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क. सो बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने बताया था कि वी हैव इंस्ट्रक्शन साइकिल, राइट. सो वी हैव इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल है, राइट. तो उसके अंदर हमारे पास टाइमिंग्स है. सो वी हैव T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, राइट. तो हम टाइम सिग्नल T0 और T1 में वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ फेच ऑपरेशन. ठीक है. टाइम 0 T2 के अंदर वी आर गोइंग टू परफॉर्म द डिकोड ऑपरेशन. टाइम 0 T3 और T4 में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस. जो आपका इफेक्टिव एड्रेस है हम उसको T3 और T4 के अंदर कैलकुलेट करेंगे. एंड इन टाइम सिग्नल T5 generally we perform the execution operation. Some of the instructions may take time signal T6 also to perform execution operation. इस तरीके से. ठीक है. अब होगा क्या कि जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होगा, whenever some interrupt is generated, CPU is going to check for a interrupt at the time signal T0 only. कोई भी अगर इंटरप्ट जनरेट होगा तो जो आपका CPU है वो टाइम सिग्नल T0 पे ही चेक करेगा कि कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ है या नहीं हुआ. और इंटरप्ट के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ अ रजिस्टर R. सो दिस रजिस्टर R इज रिप्रेजेंटिंग वेदर सम इंटरप्ट इज जनरेटेड और नॉट. जैसे लेट अस अज्यूम कि इस समय पर हम लोग एडिशन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे थे. इसको थोड़ा सा क्लियरली समझना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिकॉज इट इज़ लिटिल इंपॉर्टेंट. लेट अस अज्यूम करंटली हम लोग इस समय पर एडिशन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ठीक है. अब अभी अगर आप एडिशन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एंड यू आर करंटली इन द T3 फेज, आप टाइम सिग्नल T3 पर है, यू आर इन द टाइम क्लॉक T3 एट दिस टाइम राइट नाउ. और इस समय पर वी आर गोइंग टू सेट द वैल्यू ऑफ R एज 1. अगर हम एडिशन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम उस समय पर T3 टाइम क्लॉक साइकिल पर है और हमने R की वैल्यू को 1 सेट कर दिया, तो उसका मतलब है कि हम लोग इसको इस समय पर चेक नहीं करेंगे. वंस वी फिनिश दिस एंटायर इंस्ट्रक्शन, अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उस समय पर हम टाइम सिग्नल T0 के दोबारा से चेक करेंगे कि कोई इंटरप्ट है या फिर नहीं है. तो यानी कि जब भी हमें कोई इंटरप्ट आएगा तो इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पास सिर्फ तब जाएंगे जब हमारे पास टाइम सिग्नल T0 है. ठीक है. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड हियर. सो इट इज शोइंग कि R जो है, अगर R की वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी कि कोई भी इंटरप्ट नहीं है, तो उस केस में हम सेम जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो चेक करते रहेंगे. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू फेच एंड डिकोड द इंस्ट्रक्शन. वी आर गोइंग टू परफॉर्म एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन. Meanwhile, we have these operations, whether interrupt is enabled or not, whether your input is present or not, whether your output is present or not. ठीक है. अगर इनपुट प्रेजेंट होगा, आउटपुट प्रेजेंट होगा, उस समय पर हम R की वैल्यू को 1 सेट करेंगे और दोबारा से फिर जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास साइकिल आएगी तो उस समय पर हम टाइम सिग्नल T0 पर दोबारा से हम R की वैल्यू को चेक करेंगे. अगर टाइम सिग्नल T0 पर R की वैल्यू 1 है तो उस केस में हम लोग, यानी कि कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ है, तो उस केस में हम लोग इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन को फॉलो करेंगे. ठीक है. आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा, बिकॉज आई थिंक मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं पढ़ा है, बट थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा. बट आई एम ट्राइंग टू से कुछ आइडिया लगा कि मैं क्या बताने की कोशिश करता हूँ या सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा है, बिकॉज आई कैन सिंप्लीफाई इट, बट आई फील मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं जा रहा हूँ राइट नाउ. So let me try to make it in a structured format because I believe I can do better. So we were discussing about your input and output instructions. ठीक है. हम लोग input और output instructions के बारे में डिस्कस कर रहे थे. अब in this case I've discussed
टू काइंड्स ऑफ मेथडोलॉजीज हियर, ठीक है, मैं दो मेथडोलॉजीज को यहाँ पर डिस्कस किया. सो योर फर्स्ट मेथडोलॉजी इज दैट यू आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज प्रोग्राम्ड IO. हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम्ड IO को यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज इंटरप्ट ड्रिवन IO. ठीक है, हम लोग यहाँ पर इंटरप्ट ड्रिवन IO को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अब प्रोग्राम्ड IO का मतलब है कि वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक कि कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ है या नहीं हुआ. सो इट मीन्स वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम to check the values of FGO and FGI. तो हम उसकी वैल्यूज़ को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम को लिखेंगे. ओके, और जो प्रोग्राम हम यहाँ पर लिखेंगे, दिस प्रोग्राम इज़ गोइंग टू लूप. जो आपका प्रोग्राम है दैट विल लूप कॉन्टीन्यूसली. ये जो प्रोग्राम है ये लूप करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली. अगेन एंड अगेन इट विल चेक द वैल्यू ऑफ FGO, अगेन एंड अगेन इट विल चेक द वैल्यू ऑफ FGI. एज सिंपल एज दैट. मतलब उनकी वैल्यू को कॉन्टिन्यूसली चेक करता रहेगा. ओके, अब बिकॉज वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ लूप हियर, तो इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज हियर? सो दिस डिसएडवांटेज इज कि वी आर गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ CPU टाइम. हम बहुत ज़्यादा CPU टाइम को वेस्ट करेंगे. कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लूप कर रहे हैं, इन लूप अगेन एंड अगेन वी आर एग्जीक्यूटिंग द सेम इंस्ट्रक्शन, तो CPU क्या कर रहा है? CPU इज बिजी इन रिवॉल्विंग इन दैट लूप. CPU जो है वो उस लूप के अंदर ही रिवॉल्व कर रहा है अगेन एंड अगेन टू चेक वेदर कोई इनपुट एंटर हुआ है या नहीं हुआ. सो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस कि उस लूप को वी कैन चेक आफ्टर एवरी 10th सेकेंड, एवरी 1 microsecond, आफ्टर एवरी 1 millisecond. हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं. बट अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज CPU इज गोइंग टू एग्जीक्यूट वेदर देयर इज इनपुट और नॉट इन दैट लूप कॉन्टिन्यूसली. ठीक, कॉन्टिन्यूसली CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ CPU टाइम अननेसेसरली. करेक्ट. सेकेंड मेथड इज वी आर गोइंग टू यूज एन इंटरप्ट ड्रिवन IO. तो इंटरप्ट ड्रिवन IO का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग स्पेशल इंटरप्ट्स को सेंड करेंगे. इंटरप्ट्स का मतलब है वी आर गोइंग टू सेंड अ स्पेशल सिग्नल टू द CPU बाय सेइंग कि येस सम इंटरप्ट इज जनरेटेड, कि हाँ भाई कोई इंटरप्ट आया है एंड नाउ दैट मीन्स सम इनपुट और आउटपुट इज प्रेजेंट. तो अगर हम लोग इंटरप्ट ड्रिवन IO को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें यूज़ करेंगे. सबसे पहला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर IEN, यानी कि इंटरप्ट एनेबल. ठीक है, लेट मी राइट द फुल फॉर्म ऑल्सो. इट इज इंटरप्ट एनेबल. और सेकंड जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे दैट विल बी योर R. सो R मीन्स वेदर देयर इज ए इंटरप्ट और नॉट, मतलब वेदर देयर इज एनी इंटरप्ट और नॉट. ठीक है, सो R जो है, R इज अ 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इवन दिस IEN इज ऑल्सो 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन. अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है लेटर ऑन आई विल ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन कि इन दोनों चीज़ों को हाउ कैन वी परफॉर्म दिस प्रैक्टिकली. अब इंटरप्ट का मतलब ये है कि जैसे ही यूज़र ने कीबोर्ड के अंदर कुछ बटन को प्रेस किया, वी आर गोइंग टू सेंड अ सिग्नल टू द CPU बाय सेइंग कि भाई कीबोर्ड के अंदर कुछ प्रेस हुआ है, प्लीज़ गो एंड रीड द चेक द इनपुट रजिस्टर, और प्लीज़ गो एंड चेक द आउटपुट रजिस्टर लाइक दिस. तो हम लोग ऐसा कुछ सिग्नल सेंड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर IN का मतलब क्या है कि IN की वैल्यू 0 है. दैट मीन्स वी कैन नॉट सेंड द सिग्नल टू द ALU. ALU के पास हम सिग्नल नहीं सेंड कर सकते. दैट मीन्स इंटरप्ट जो है वो इस समय पर डिसेबल्ड है एंड यू कैन नॉट डिसेबल, यू कैन नॉट डिस्टर्ब द ALU एज ऑफ नाउ. आप इस समय पर ALU को डिस्टर्ब नहीं कर सकते. सो IN 0 मीन्स यू कैन नॉट डिस्टर्ब द ALU राइट नाउ. ठीक है, अगर IEN की वैल्यू 1 है, येस यू कैन डिस्टर्ब द ALU एंड यू कैन टेल द ALU दैट येस देयर इज अ इंटरप्ट इज प्रेजेंट, कि हाँ भाई कोई इंटरप्ट प्रेजेंट, मतलब इंटरप्ट आ सकता है,
कोई इंटरप्ट आ सकता है तो उसके लिए हम आई एन को 1 करेंगे, अगर कोई इंटरप्ट नहीं आ सकता तो आई एन की वैल्यू को 0 करेंगे। अगर आई की वैल्यू 0 है यानी कि हमारे सिस्टम में इस समय पर कोई इंटरप्ट प्रेजेंट नहीं है। अगर आर की वैल्यू 1 है तो हमारे सिस्टम में यस राइट नाउ वी हैव एन इंटरप्ट, कि हाँ इस पर एक इंटरप्ट प्रेजेंट है। देखो आई एन और आर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आई एन क्या बोलता है कि इंटरप्ट को एनेबल करो कि हाँ भाई हम इंटरप्ट भेज सकते हैं, दिस इज व्हाट वी से इन आई एन। आर का मतलब है कि हाँ इस समय पर इंटरप्ट है या फिर नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर प्रोग्राम, ये आपका एक प्रोग्राम है। सो इन दिस प्रोग्राम वी हैव वेरियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो दिस इज योर इंस्ट्रक्शन, मे बी योर एडिशन इंस्ट्रक्शन, दिस इज योर ब्रांच अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन, दिस इज योर ISR, दिस इज BSR something something, BSI or something something. So you have various instructions here, and let us assume कि CPU currently इस instruction को execute कर रहा है, ठीक है। So what will happen here is CPU is currently executing this instruction, और while executing in this instruction somehow R की वैल्यू सेट हो जाती है 1, R की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी। तो CPU क्या करेगा, CPU will not check the value of R right now. After executing this instruction and before executing the next instruction, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद और दूसरे इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले, यानी कि जो टाइमिंग क्लॉक T0 है, तो उस समय पर CPU जो है वो चेक करेगा R की वैल्यू को कि क्या कोई इंटरप्ट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। इफ़ यू रिमेंबर इट, तो आपको मैंने बताया था कि जो आपकी एडिशन इंस्ट्रक्शन है, एडिशन इंस्ट्रक्शन विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 6 क्लॉक साइकिल्स टू एग्जीक्यूट। Your branch unconditional will take 6 clock cycles to execute, and your ISR will take approximately 7 clock cycles to execute. I think ऐसा कुछ हमने किया था, that ISR will take 7 clock cycles. यानी कि जब भी आपकी कोई इंस्ट्रक्शन फिनिश होगी एग्जीक्यूशन के बाद, आफ्टर दैट अगेन जो आपका टाइमिंग सिग्नल है वो 0 से सेट होगा। जैसे ISR इंस्ट्रक्शन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द 7 clock cycle, अगेन योर टाइमिंग सिग्नल विल सेट टू 0। तो जैसे ही वो टाइम सिग्नल 0 आएगा, इन दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली वी आर गोइंग टू चेक द वैल्यू ऑफ R। अगर R की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स देयर इज अ इंटरप्ट प्रेजेंट इन द सिस्टम। अगर सिस्टम में कोई इंटरप्ट प्रेजेंट है, देन वी विल गो टू समथिंग कॉल्ड एज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। हम लोग यहाँ पर इंटरप्ट सर्विस रूटीन पर जाएंगे, एंड दिस इंटरप्ट सर्विस रूटीन विल ऑल्सो बी स्टोर्ड इन योर मेमोरी। कहाँ पर होगा ये? मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी। कहाँ पर होगा, कैसे होगा, क्या एड्रेसेस होंगे, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजिकल इंप्लीमेंटेशन लेटर ऑन। बस एज ऑफ नाउ जस्ट समझो कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पास हम लोग यहाँ पर जाएंगे। अभी इंटरप्ट सर्विस रूटीन का काम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन? इंटरप्ट सर्विस रूटीन ये बताएगा कि किस तरह का इंटरप्ट है, उसको कैसे हम सर्विस करेंगे। जैसे इंटरप्ट आपके पास हो सकता है माउस क्लिक प्रेस, your interrupt is keyboard button press, your interrupt is CPU hitting issue, your interrupt is software interrupt, you can be having a hardware interrupt, you can be having a software interrupt। जैसे आपके पास हार्डवेयर इंटरप्ट क्या है कि कोई डिवाइस को हमने सिस्टम से डिस्कनेक्ट किया है या फिर किसी डिवाइस को सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो एन इंटरप्ट। तो बेसिकली जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो ये बताएगा कि अगर इस तरह का इंटरप्ट आएगा तो आपको क्या करना है। तो इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के अंदर वी आर गोइंग टू हैव एन एड्रेस। यहाँ पर हम लोग इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेसेस को कंटेन करेंगे, बताएंगे अगर आपका कीबोर्ड इंटरप्ट है तो आपको यहाँ पर जाना है और ये आपका तरीका है कि इसको कैसे सर्विस करेंगे। अगर आपका माउस का क्लिक है तो यहाँ पर जाएंगे। अगर आपका जो इंटरप्ट है वो एक CPU हीटिंग इशू है तो ये बताएगा कि उस समय पर हम लोग क्या करेंगे। अगर आपका इंटरप्ट प्रिंटर से कोई रिलेटेड इंटरप्ट है तो उस जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है इट विल कंटेन द एड्रेसेस ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स। ये जो है ये सभी प्रोग्राम्स हैं, इट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स, जो कि ये बताएंगे कि अगर इंटरप्ट इस तरह का आता है तो हमें क्या फंक्शन को परफॉर्म करना है। सो दैट मीन्स उस समय पर जो आपका ALU है, ALU विल ब्रांच, इट विल ब्रांच अनकंडीशनली टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, देन इंटरप्ट सर्विस रूटीन विल सर्विस द इंटरप्ट। तो ये सभी चीज़ें परफॉर्म करेगा, इट विल सर्विस द इंटरप्ट, एंड आफ्टर सर्विसिंग द इंटरप्ट यू विल अगेन कम बैक एंड यू विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हियर। तो अब यहाँ पर दूसरे इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब इसको हार्डवेयर में कैसे इंप्लीमेंट करना है आई विल टेल यू राइट नाउ, बट इतना समझ आया कि हम लोग इंटरप्ट सर्विस रूटीन में हम इंटरप्ट के साथ क्या करते हैं एंड हाउ डू वी सर्विस, इतना समझ आया सभी के साथ। सो बेसिकली इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज़ अ प्रोग्राम दैट टेल्स कि अगर इस तरह का इंटरप्ट आएगा तो आपको कैसे इसको सर्विस करना है। ओके फाइन, तो अगेन ओके लेट मी डू वन थिंग, पहले मैं वर्किंग बताता हूँ देन वी कैन मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है,
कि हम लोग आर की वैल्यू को चेक करेंगे. वी आर गोइंग टू चेक द वैल्यू ऑफ आर. ठीक है, एंड दिस वैल्यू ऑफ आर विल बी चेक्ड एट द टाइम क्लॉक T0. हम टाइम क्लॉक T0 पर आर की वैल्यू को चेक करेंगे. इट विल चेक कि क्या इस समय पर कोई इंटरप्ट है या फिर कोई इंटरप्ट नहीं है. क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग इस समय पर अगर T0 की वैल्यू करंटली 0 है, यानी कि हमारे सिस्टम में कोई भी इंटरप्ट नहीं है, तो उस केस में वी विल गो टू द इंस्ट्रक्शन साइकिल. हम लोग इंस्ट्रक्शन को फेच और डिकोड करेंगे, और इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद दो चीज़ें पैरेलल चलेंगी. जब आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं तो पैरेलली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बिकॉज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में ना कुछ चीज़ें की जा सकती है. जैसे इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है कि प्लीज़ एनेबल द इंटरप्ट, प्लीज़ डिसेबल द इंटरप्ट. तो हम यहाँ पर इंटरप्ट को एनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम पर, बिकॉज दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन डिकोड. मतलब हम जो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे वो ये बताएगी कि हमारे सिस्टम में हम इस समय पर इंटरप्ट को एनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं. सो दैट विल बी गिवन बाय एन इंस्ट्रक्शन. उसी तरीके से हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ FGI. तो क्या यहाँ पर कोई इनपुट दिया गया है या फिर इनपुट नहीं दिया गया. अगर FGI की वैल्यू 1 है कि यस सम इनपुट इज़ गिवन, तो उस केस में हम लोग R की वैल्यू को 1 सेट करेंगे. अगर FGI की वैल्यू 0 है यानी कि कोई भी इनपुट नहीं दिया गया, तो उसमें पर R की वैल्यू को सेट नहीं करेंगे. उसी तरीके से हम FGO को चेक करेंगे. अगर FGO की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर जो R है उसको सेट करेंगे, और अगर FGO की वैल्यू 0 है यानी कि हम R को सेट नहीं करेंगे. ओके, और फिर यहाँ से हम जाएंगे दोबारा से साइकिल के पास. अब लेट अस अज्यूम कि हमने R को सेट कर दिया है. सो दिस इज़ योर R. अगर हमने R को सेट कर दिया, R मीन्स इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप. अगर इंटरप्ट ऑकर्ड है, सिस्टम ने चेक किया टाइम क्लॉक T0 पर कि येस देयर इज एन इंटरप्ट, तो उस केस में हम लोग इंटरप्ट साइकिल पर जाएंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, स्टोर द रिटर्न एड्रेस इन द लोकेशन 0. पहले हमने क्या किया, स्टोर द रिटर्न एड्रेस इन द लोकेशन 0. कहने का मतलब क्या है, देखो दिस इज़ योर प्रोग्राम, राइट. ठीक है, और ये प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होगा, दिस प्रोग्राम विल बी स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी. सो लेट मी मेक इट बिगर. थोड़ा प्यार से समझिएगा, दिस इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, तो हियर यू कैन सी दीज आर द वेरियस लोकेशंस इन द मेमोरी. दीज आर ऑल ऑफ दीज आर वेरियस लोकेशंस इन द मेमोरी हियर. ठीक है, ये आपकी मेन मेमोरी है, लाइक दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मेन मेमोरी. और हमारे केस में दिस मेन मेमोरी इज़ 4096 क्लॉस 16 वर्ड्स. तो इतनी आपकी मेन मेमोरी है, करेक्ट. तो हियर यू कैन सी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एड्रेस लोकेशन 0 मेमोरी का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एड्रेस लोकेशन 1. उसी तरीके से सभी ये हैं एड्रेस लोकेशन को रिप्रेजेंट करें. लेट अस अज्यूम कि ये आपकी एड्रेस लोकेशन है 1001, और आपका जो प्रोग्राम है दैट इज स्टोर्ड फ्रॉम द एड्रेस लोकेशन 1001. सो द इंस्ट्रक्शंस आर ऐड, वी हैव एंड इंस्ट्रक्शन, वी हैव ब्रांच अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन, वी हैव ISR इंस्ट्रक्शन. इस तरीके से आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं. सो लेट अस अज्यूम कि आप करंटली ब्रांच इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर चुके हैं, एंड बिफोर मूविंग ऑन टू ISR, जैसे ही टाइम क्लॉक T0 पर आएगी, हमने चेक किया कि ये जो R की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ R इज़ 1. ठीक है, मतलब कि यस हमारे सिस्टम में कोई इंटरप्ट प्रेजेंट है. कब चेक करेंगे, ब्रांच को फिनिश करने के बाद और अगली इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले. और हमें पता चला कि यस देयर इज एन इंटरप्ट, सिस्टम में एक इंटरप्ट प्रेजेंट है. तो उस समय पर हम लोग ये जो ISR का एड्रेस है, ये एड्रेस कहाँ पर स्टोर होगा, दिस एड्रेस विल बी स्टोर्ड इन द प्रोग्राम काउंटर. सो लेट अस अज्यूम ये जो सभी एड्रेसेस हैं यहाँ पर 1003 हो गया, दिस इज़ 1005, दिस इज़ 1006. सो बिकॉज हमें ISR को एग्जीक्यूट करना था, राइट, सो हमें 1007 को स्टोर करना था. ISR इज़ 1007. तो ISR का जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर प्रेजेंट होगा, दैट इज़ 1007. तो जैसे ही एक इंटरप्ट आएगा, वी आर गोइंग टू स्टोर दिस रिटर्न एड्रेस इन द एड्रेस लोकेशन 0. तो इस एड्रेस को हम स्टोर करेंगे मेमोरी के अंदर एड्रेस लोकेशन 0 के पास. ठीक है, उसके बाद हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू का एड्रेस लोकेशन 0 पे हमने स्टोर किया, और जो आपकी मेमोरी का एड्रेस लोकेशन 1 है, यहाँ पर आपके पास होगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन. ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रांच टू द लोकेशन 1, यानी कि हम लोग इसके बाद जो एग्जीक्यूट करेंगे वो ब्रांच अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ब्रांच अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन टू द मेमोरी लोकेशन 1. तो मेमोरी लोकेशन 1 पे हम ब्रांच अनकंडीशनल को एग्जीक्यूट करेंगे. तो बेसिकली हम प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू 1 को स्टोर करेंगे, इसका मतलब ये है.
ठीक है, यानी कि इसके बाद हमारी जो अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी वो मेमोरी लोकेशन 1 पे एग्जीक्यूट होगी। ओके, उसके बाद हम लोग IEN की वैल्यू 0 सेट करेंगे, यानी कि IEN की वैल्यू 0 को सेट करने का मतलब है कि इस समय पर जब हम इस करंट इंटरप्ट को सर्विस कर रहे हैं, नाउ यू कैन नॉट सेंड मी एनी मोर इंटरप्ट। जब हम एक इंटरप्ट को सर्विस कर रहे हैं तो उस समय पर जो सिस्टम है वो हमें कोई और इंटरप्ट नहीं भेज सकता। और साथ साथ में हम R की वैल्यू को भी 0 करेंगे बिकॉज वी आर करंटली सर्विसिंग दिस इंटरप्ट। उसके बाद हमने इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन ने इट सर्विस द इंटरप्ट, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन ने जब इंटरप्ट को सर्विस कर दिया, एट द एंड इंटरप्ट सर्विस रूटीन विल ऑल्सो गो टू द मेमोरी लोकेशन 0 टू चेक कि हम जिस प्रोग्राम को करंटली एग्जीक्यूट कर रहे थे अब उसकी अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। तो बेसिकली इन एड्रेस लोकेशन 0 इन द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी हम लोग ये स्टोर करते हैं यहाँ पर कि अगर कोई इंटरप्ट आता है तो इंटरप्ट को सर्विस करने के बाद हमें वापस कहाँ पर जाना है, तो दिस इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज ऑल्सो गोइंग टू स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रिटर्न हियर। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ें यहाँ पर रिटर्न भी है। इतना क्लियर है सभी के साथ? अब इसको समझते हैं कि इसको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। सो दिस इज गिवन इन दिस PPT। सो दिस इज रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन इन द इंटरप्ट साइकिल। तो अगेन द प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ना आई यूज्ड रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन और समहाउ मैंने एक टॉपिक गलती से स्किप कर दिया दैट आई कुड हैव टॉट बिफोर दिस टॉपिक। तो लेट अस डू दिस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे इसको करना है, लेट अस ट्राई टू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो हियर यू कैन सी कि दिस इज़ योर प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है और हियर दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मेन प्रोग्राम एंड दिस रिप्रेजेंटिंग योर IO प्रोग्राम। Currently the value of program counter is 256. So here you can see कि इंटरप्ट से पहले जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी वैल्यू थी 256। इट वॉज द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, और हमारे पास एक रजिस्टर है यहाँ पर R। तो R ने क्या किया कि अगर हमारे पास कोई इंटरप्ट अवेलेबल है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक आई शुड एक्सप्लेन इन अ प्रॉपर मैनर, तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज़ टाइम क्लॉक T0, दिस इज़ टाइम क्लॉक T1, दिस इज़ टाइम क्लॉक T2, टाइम क्लॉक T3, T4, T5, T6 एंड T7। लेट अस अज्यूम दीज आर द टाइम क्लॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर ऑल्सो हैविंग अ रजिस्टर R, राइट। और जो टाइम क्लॉक है ये कहाँ से आई हैं? दीज टाइम क्लॉक्स वी हैव रिसीव्ड दिस टाइम क्लॉक्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द सीक्वेंस काउंटर। तो अगर आपको याद हो, वी आर गोइंग टू यूज़ अ सीक्वेंस काउंटर एंड विद दिस सीक्वेंस काउंटर आई एम गोइंग टू यूज़ अ डिकोडर, और उस डिकोडर से हम लोग इन टाइम क्लॉक सिग्नल को सेंड करेंगे। ठीक है, तो अब हमने करना ये है कि हमें चेक करना है कि R की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R। अगर R की वैल्यू 1 है, ठीक है, और वो हमारा टाइम क्लॉक सिग्नल T0 है, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे AND गेट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R T0। ठीक है, उसी तरीके से वी आर गोइंग टू टेक दिस वैल्यू और हम टाइम क्लॉक 1 है तो हियर आई एम गोइंग टू यूज AND गेट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग R T1। ठीक है, उसी तरीके से हियर T2 जो है उसकी वैल्यू 1 है, सो आई एम गोइंग टू यूज एन AND गेट हियर विच इज रिप्रेजेंटिंग R T2। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसी हमने क्यों किया, बिकॉज इफ़ देयर इज ए इंटरप्ट एट टाइम क्लॉक T0, तो उस केस में हमें सबसे पहला ये वर्क परफॉर्म करना है, काम क्या परफॉर्म करना है कि एड्रेस रजिस्टर में हम वैल्यू 0 को पास करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये एड्रेस रजिस्टर है, यू हैव अ टेम्परेरी रजिस्टर एंड यू हैव अ प्रोग्राम काउंटर। तो सबसे पहले हम एड्रेस रजिस्टर के अंदर वैल्यू 0 को स्टोर करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को टेम्परेरी रजिस्टर के पास पास करेंगे। जैसे करंटली हमारे पास प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 256, तो हम इस वैल्यू को स्टोर करेंगे टेम्परेरी रजिस्टर के पास। ठीक है, उसके बाद इस टेम्परेरी रजिस्टर से, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर एड्रेस मिला है, आई मीन जो टेम्परेरी रजिस्टर में जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम स्टोर करेंगे मेमोरी लोकेशन 0 के पास। तो एड्रेस रजिस्टर ने क्या स्टोर किया था, ये मेमोरी लोकेशन 0, यानी कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को टेम्परेरी रजिस्टर में पास किया और टेम्परेरी रजिस्टर की वैल्यू को हमने स्टोर कर दिया एड्रेस लोकेशन 0 के पास।
उसके बाद हम प्रोग्राम काउंटर को सेट कर देंगे 0। प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी अब हमारे पास 0, ठीक है। अब अगर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 0 है, ठीक है, यानी कि उसके बाद मतलब अगली इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ से जाना है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर RT2 के पास हम लोग प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि हम एड्रेस लोकेशन 1 के पास पहुँचेंगे। वी विल रीच एट द एड्रेस लोकेशन 1। अब एड्रेस लोकेशन 1 का मतलब है कि हम लोग इंटरप्ट सर्विस रूटीन को चेक कर रहे हैं। तो जैसे एड्रेस लोकेशन 1 में हमने ब्रांच अनकंडीशनल 1120 है, तो यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन बताएगा कि ये आपका IO का इंटरप्ट है, गो टू दिस एड्रेस लोकेशन 1120, और यहाँ पर हमने बताया है कि हाउ टू सर्विस दिस इंटरप्ट। At the same time, we are going to set this interrupt enabled as 0, the value of R as 0, and the value of sequence counter also as 0. तो हम तीनों की वैल्यू को यहाँ पर 0 सेट करेंगे, ओके, ठीक है। तो दिस इज़ द वर्क वी आर गोइंग टू परफॉर्म। क्या वर्क परफॉर्म करना है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को एड्रेस लोकेशन 0 पर स्टोर करेंगे, फिर हम एड्रेस लोकेशन 1 पे ब्रांच करेंगे, तब नेक्स्ट जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एड्रेस लोकेशन 1 करेंगे, फिर उसके बाद हम उससे इंटरप्ट सर्विस रूटीन के पास जाएंगे, वहाँ से हमने अगर इंटरप्ट हमारा IO प्रोग्राम है तो उसको सर्विस करेंगे, और उसको सर्विस करने के बाद फिर हम अपने सेम प्रोग्राम पर वापस आएंगे, राइट। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द इंटरप्ट साइकिल, ठीक है। अभी मैं इस पर हार्डवेयर जो है इसके हाउ टू इम्प्लीमेंट हार्डवेयर तो वो भी को समझाना है, बट अगेन इज इट क्लियर, इतना क्लियर है सभी के साथ। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है यहाँ पर, दिस इज़ द एंटायर फ्लो चार्ट कि हम कैसे कैसे क्या क्या परफॉर्म करेंगे। इट्स ईजी, ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी ईजी, एंड दिस फ्लो चार्ट ऑफ ऑपरेशन इज डिपिक्टिंग एवरी सिंगल थिंग। हर चीज़ इस फ्लो चार्ट से क्लियर है। मैं समझाता हूँ फिर से, देखो। तो सो यू कैन सी कि हमारे पास टाइमिंग सिग्नल्स हैं T0, T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6, ठीक है। सो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर T5 तक ही एज्यूम कर रहा हूँ। लेट अस एज्यूम कि हमारी एडिशन इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आपकी जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ योर एडिशन इंस्ट्रक्शन, राइट। यू हैव एन ऐड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर अगेन ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो 6 क्लॉक साइकिल की है। अगेन आपका टाइम सिग्नल T0 से स्टार्ट होगा, T1 से स्टार्ट होगा, T2 से, T3 से, T4 से, लाइक दिस, ठीक है। T5 अगेन टाइम सिग्नल T0 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम कि आपके प्रोग्राम में ना कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज हैविंग सम इंस्ट्रक्शंस, इट इज़ हैविंग योर एडिशन इंस्ट्रक्शन, इट इज़ हैविंग एंड इंस्ट्रक्शंस, कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले बिगिनिंग में क्या होगा, बिगिनिंग में हमारे पास जो सीक्वेंस काउंटर है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। फिर आपके पास जो IEN है यानी कि इंटरप्ट एनेबल, उसकी भी वैल्यू इनिशियली 0 रहेगी, और R की भी इनिशियल वैल्यू क्या है आपके पास 0, ठीक है। अब हुआ ये कि सबसे पहले हमने चेक किया कि R की इनिशियल वैल्यू, R की करंट वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R। तो यहाँ पर हम R की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। सो यू विल सी कि R की जो करंट वैल्यू है वो 0 है, तो यानी कि हम लोग जाएंगे इंस्ट्रक्शन साइकिल के पास, हम जाएंगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन साइकिल के पास। मतलब कि ये जो एडिशन इंस्ट्रक्शन है दिस विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। तो एडिशन इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, सबसे पहले टाइम 0 के अंदर इट विल फेच, तो टाइम T0 और T1 के अंदर ये फेच ऑपरेशन को परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो फेच ऑपरेशन का मतलब है कि इस ऑपरेशन को और इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, राइट। सो फेच ऑपरेशन मतलब कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर T0 पे इट विल परफॉर्म प्रोग्राम काउंटर टू एड्रेस रजिस्टर, और T1 के अंदर इट विल परफॉर्म योर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, और साथ साथ में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। दिस इज़ योर फेच, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास R कॉम्प्लीमेंट T0 और R कॉम्प्लीमेंट T1, ठीक है। ये क्यों, मतलब क्योंकि हमारे पास R की वैल्यू करंटली 0, R कॉम्प्लीमेंट मीन्स द वैल्यू ऑफ R इज 0। और फिर T1 T2 के अंदर व्हेन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट T2, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन। तो जब हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे तभी हमारे पास R कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, राइट। सो वी हैव R कॉम्प्लीमेंट हियर। अब T3 और T4 में हम लोग जनरली क्या करते हैं, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द इफेक्टिव एड्रेस। हम यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यू कैन सी कि अगर आपके पास T3 है
और T4 है, तो हम लोग यहाँ पर पता करेंगे वेदर इट इज़ अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और वेदर इट इज़ अ रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. अगेन वी आर गोइंग टू चेक वेदर इज़ अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और वेदर इट इज़ अ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो अगर आपके पास वो एक इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, दैट मीन्स T3 में हम इफेक्टिव एड्रेस और T4 में इफेक्टिव एड्रेस को इवेल्युएट करेंगे और फिर आपके जो T5 है यहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन होगा. सो हियर यू आर गोइंग टू हैव एन एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो उसके बाद हम जब दोबारा से जाएंगे, लेट अस अज्यूम कि मीनवाइल कि किसी ने मीनवाइल जो आपका इंटरप्ट एनेबल है इसकी वैल्यू को 1 कर दिया था और मीनवाइल R की वैल्यू हो गई है 1. ठीक है, मीनवाइल द वैल्यू ऑफ R इज़ 1. अगर R की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये R की वैल्यू 1 कब हुई? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस. ये जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर है इनके बीच में R की वैल्यू जो है वो 1 सेट हो गई. यानी कि लेट अस अज्यूम कि क्लॉक साइकिल T3, T4, T5 के अंदर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस, आई मीन दीज क्लॉक साइकिल्स, R की वैल्यू समहाउ 1 सेट हो गई. तो अगर R की वैल्यू 1 सेट होगी तो यानी कि बिफोर एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है यहाँ पर? एंड. सो बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस एंड इंस्ट्रक्शन हम लोग जाएंगे यहाँ पर इंटरप्ट साइकिल के पास और इंटरप्ट साइकिल में हम T0 पे क्या करेंगे? T0 में हम लोग एड्रेस रजिस्टर के अंदर 0 को स्टोर करेंगे और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम टेम्पररी रजिस्टर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, फिर T1 के अंदर हम टेम्पररी रजिस्टर से मतलब टेम्पररी रजिस्टर ने क्या किया? टेम्पररी रजिस्टर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन 0. मेमोरी लोकेशन 0 है, मतलब टेम्पररी रजिस्टर के अंदर एड्रेस रजिस्टर के अंदर हमने 0 स्टोर किया ना. सो यू कैन सी कि आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने एड्रेस रजिस्टर के अंदर 0 स्टोर किया ना, तो इसका मतलब है कि मेमोरी लोकेशन 0 की तरफ पॉइंट कर रहा है. तो हमने क्या किया उस केस में? हमने जो टेम्पररी रजिस्टर की वैल्यू है वो एड्रेस लोकेशन 0 पर ट्रांसफ़र कर दी. यानी कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू टेम्पररी रजिस्टर के अंदर और टेम्पररी रजिस्टर की वैल्यू एड्रेस लोकेशन 0 पे. यानी कि अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी थी? जैसे अगर ये इंस्ट्रक्शन 101 है, 101 है, तो ये जो एड्रेस है हमने एड्रेस लोकेशन 0 पे स्टोर कर दिया. ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को सेट कर दिया 0. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 0 सेट हो चुकी है और टेम्पररी रजिस्टर की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर मेमोरी में स्टोर कर दी है. उसके बाद हम क्लॉक साइकिल T2 में हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे. वी आर गोइंग टू डू PC इज इक्वल टू PC प्लस 1. और इस केस में हम लोग इंटरप्ट एनेबल को 0 सेट करेंगे, यानी कि टाइम क्लॉक 2 में इंटरप्ट एनेबल को 0 सेट करेंगे, R की वैल्यू को 0 सेट करेंगे और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को भी 0 सेट करेंगे. तो यानी कि यहाँ पर जाके अब ये जो T3, T4, T5 ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जो टाइम क्लॉक है वो स्टार्ट नहीं होगी. T2 के बाद हम दोबारा से टाइम क्लॉक नंबर T0 पे स्टार्ट करेंगे. लेकिन ये जो T0 है दिस विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस रूटीन. तो ये जो T0 है इट विल नॉट एग्जीक्यूट द ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस बट रेदर इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जो इंस्ट्रक्शंस है ये उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि इंटरप्ट को सर्विस करना स्टार्ट करेगा. एंड एज सुन एज द इंटरप्ट इज सर्विस्ड उसके बाद हम दोबारा से हम अपना जो ओरिजिनल प्रोग्राम है वहाँ पर जंप कर देंगे. तो यहाँ पर ये जो T0 स्टार्ट होगा वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लिए स्टार्ट होगा यहाँ पर. ओके, क्लियर है इतना? इज इट क्लियर सो फार? तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पर R T0 लिखा हुआ है, यहाँ पर R कॉम्प्लीमेंट T0 लिखा हुआ है, यानी कि जो R आपके पास है दिस R इज़ अ बिट. तो हम लोग क्या करेंगे? तो आपकी जो टाइम क्लॉक साइकिल T0 आ रही है तो उसके साथ हम एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और उस केस में हम लोग इन 2 चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे. वी आर गोइंग टू एक्टिवेट दीज 2 थिंग्स एंड गेट को यूज़ करके, बिकॉज एंड गेट की वैल्यू पे वी आर गोइंग टू एक्टिवेट दीज 2 ऑपरेशंस. और जैसे ही टाइम क्लॉक T1 आएगा तो हम लोग दोबारा से R की वैल्यू को रीड करेंगे, एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे एंड वी आर गोइंग टू एक्टिवेट दीज 2 ऑपरेशंस. हम लोग उसके अकॉर्डिंगली इन 2 ऑपरेशंस को एक्टिवेट करेंगे एंड सो ऑन. इन दिस वे वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट. आई होप यू अंडरस्टूड. आपको समझ में आया होगा. इज इट क्लियर नाउ? तो बेसिकली एवरीथिंग इज गिवन इन दिस प्रोग्राम. कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है. वाई यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? बिकॉज आपने इसको पहले नहीं स्टडी किया है तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. अदरवाइज इट इज़ वेरी वेरी इजी, नॉट सच अ डिफिकल्ट टास्क. चलो, लेट मी फिनिश द क्लास राइट नाउ. टेक केयर, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गुड नाइट, एन्जॉय योर टाइम. अच्छे से डिनर करो, एन्जॉय योर लाइफ.